ऑलराइट, हाय फ्रेंड्स। सो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो मोस्टली मेडिएवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू विच कंट्री? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो ये आया है कहाँ से? मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को का कैपिटल क्या है? राबत। कब आया था? 1330 में आया था। इसका असली नाम क्या था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। एक ग्रेटेस्ट अरब ट्रैवलर इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने जितना भी इसने ट्रैवल किया उन सब के बारे में किस किताब में लिखा है? रहला में। A medieval Muslim traveler who wrote one of the world's most famous travel logs, the Rehla. This great work describes the people, places, cultures he encountered in his journey along some 75,000 miles. मतलब इतना इसने ट्रैवल किया था, वो भी 1300 ईस्वी में। सोचो, 1330 कितना? 120,000 kilometers. Okay, next. Raj Tarangini, a book that generally recorded the heritage of Kashmir in the 12th century, was written by. So this was written by कल्हाना, ओके, इन 12th सेंचुरी। और इसमें क्या है? ये जो राज तरंगिनी है, ये 8 पार्ट्स में 8 बुक्स में डिवाइडेड है, जिनको हम तरंगाज कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था? तो किसने किया था? बैशर बशीर। ओके, दिस वन, बैशर बशीर। नेक्स्ट, who among the following rulers had stamped the figure of goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed by Nagari characters? So इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद गौरी। ओके, ये देखिए, ये कॉइन, ये वाला कॉइन था, मोहम्मद गौरी। इसने ये स्टाम्प वो किया था, अडॉप्ट किया था और सारे सिक्कों पे मतलब इम्प्रिंट करा था। He got the stamp figure of goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed in Nagari character. मतलब नागरी कैरेक्टर्स में था इस पे inscribed इसका नाम। He ruled, पता ही है मोहम्मद गौरी के बारे में। इससे पहले गजनवी आया था, गजनवी ने 17 बार अटैक किया था हमारे इंडिया को, है ना। 17 टाइम्स इन्वेड किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा वेल्थ था, तभी इतना ज्यादा वेल्थ था कि मतलब जिसका कोई मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद आया मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, जो गजनवी एम्पायर था, मोहम्मद गौरी मतलब गौरी लोगों ने ही खत्म किया। उसके बाद वहां पे गौरी एम्पायर, अफगानिस्तान, वहां पे अपना पूरा वर्चस्व वो किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी लास्ट में आया, इंडिया आया। पता ही होगा आपको, बहुत कॉमन सा, बहुत लिटरेचर में भी हमने पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से रिलेटेड है, जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, he ruled a vast area comprising parts of modern day Afghanistan, Pakistan, India, Iran, Bangladesh, Turkmenistan, Tajikistan together with his elder brother Giyat Aluddin Muhammad, which widely came to known as Ghurid और Ghurid Empire. इसका नाम, मोहम्मद गौरी का नाम शहाबुद्दीन गौरी भी है और मुइनुद्दीन भी है। इसके कोई बच्चे नहीं थे, बट जो वहां पे तुर्किक स्लेव्स थे ना, जो गुलाम थे, उन्हीं को अपने बच्चों की तरह मानता था और उनको मतलब इस तरीके से ट्रेन किया गया था, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बहुत तरीके से उनको ट्रेन किया गया था। तो बात होता था कि अरे इसके बाद कौन संभालेगा, क्या करेगा। सो ये क्या बोलता था कि बहुत राजाएं हैं, सुल्तान हैं जिनके बहुत सारे बेटे हैं, मतलब दो चार बेटे हैं, बट मेरे 1000 बेटे हैं, ऐसा बोलता था। ठीक है, जहां से कौन निकला? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने स्लेव डायनेस्टी इंडिया में 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत होती है और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पे राज करने आ जाता है और एक स्लेव डायनेस्टी बनाता है। ठीक है, establishing the Sultanate of Delhi, which marked the start of slave dynasty. And ठीक है, Muhammad Ghaznavi was the king of, मैंने आपको बताया, Ghazni, who ruled from 971 to 1030 AD. He was the son of Subuktin. Attracted by India's wealth, ये मैंने आपको बताया है, Ghaznavi attacked India several times. In fact, Ghaznavi attacked India 17 times.
सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? वेल्थ चुराना और अपना एक्सपेंशन करना, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग बटे हुए थे, बहुत छोटे छोटे प्रोविंसेस बटे हुए थे, राजाएं थे, ठीक है, तो वो बटे हुए थे, तो ये सोचता था कि इजीली इन्वेड कर सकते हैं, इनके पास खजाना भी बहुत है, बहुत ही ज्यादा, अगर किसी भी सिस्टम को देखा जाए बहुत ही ज्यादा था यहाँ पे। सबसे पहला इन्वेजन 1080 में हुआ। Mahmud of Ghazni for the first time attacked modern Afghanistan and Pakistan. He defeated Hindu ruler Jaipala, who committed suicide himself later, and was succeeded by his son Anand Pal. यहाँ पे पूरे गजनी मतलब मोहम्मद ऑफ गजनी की अटैक है। इसने सबसे पहले पंजाब की तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर पंजाब, सिंध, पंजाब में आया, ठीक है। वहीं पे मतलब देखिए, महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड एंड क्रश्ड द सूखापाला रूलर ऑफ भटिंडा, सुखपाला, ठीक है, इन 10007 AD। पहले ही गजनी अटैक्ड नागरकोट, जो कि पंजाब में है, 1011 AD में। इसी तरीके से इसने बहुत सारे मंदिर भी लूटे। जब एक मंदिर लूटा तो पता चला कि नहीं, अरे यहाँ के मंदिरों में तो बहुत खजाने हैं, अब पूरे मंदिरों को हम लूटेंगे। तो लास्ट में मथुरा भी गया ये, ठीक है। लास्ट में सोमनाथ टेम्पल में इसने बहुत लूट मचाई। एंड ये कब मरा? 30 अप्रैल 1030 AD। क्यों? मलेरिया। और हाँ, मलेरिया होते होते इसको टीवी भी हो गया था, ठीक है। और तब के जमाने में टीवी का मतलब तो यू आर नियर टू डेथ, सो ही डाइड आफ्टर दैट। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी नियर माउंट आबू? तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया माउंट आबू के पास? भीमदेव सोलंकी। Muhammad Ghori was one of the rulers of Ghuri dynasty from the famous house of Sur, who were rulers of Gaur for 500 years. He is credited with laying the foundation of Muslim domination in India. Well known है, ठीक है। बट ये जो फाइट होता है माउंट आबू के पास, इसको हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ कायदारा। बैटल ऑफ कायदारा, दैट वाज आई मीन इन 1178 AD। क्यों? क्योंकि विलेज, जो कायदारा विलेज है, गांव है, वहीं पे ये बैटल हुआ था। ओके, who among the following was named as जिंदा पीर और लिविंग सन इन मुगल इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब। क्यों इसे जिंदा पीर कहते थे, जानेंगे। Aurangzeb was called Zinda Pir or living son in Mughal India. In 1659 AD, Aurangzeb captured the throne and made his father Emperor Shah Jahan a prisoner in the Agra fort. पहन तो लिया, मतलब ताज तो अपने सर पे पहन लिया, अपने पिता को ही इसने कैदी बना लिया और फोर्ट में कैद कर दिया, ठीक है। और इसको एक उपाधि भी दी गई, अलमगीर। अलमगीर का मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ये साधारण तरीके से रहता था, सोच इसकी ज्यादा थी, हाई सोचता था, बट ठीक है। सो इसको दरवेश या जिंदा पीर कहा जाता है। अराउंड 1617 द मुगल एम्पायर जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1617 ईस्वी के वक्त जहांगीर ने टोबैको को बैन कर दिया था, एंड ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर मीन टू बैन दिस टोबैको, ठीक है। ये कब से कब तक इनका राइन था? 1605 ईस्वी से लेकर 1627 तक। Sixth, Kabuliyat and Patta as instruments of settlement were introduced during the reign of. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुल्तान शेर शाह सूरी। पठान सुल्तान शेर शाह सूरी, ठीक है। कहीं सुल्तान शेर शाह सूरी भी रहता है, कहीं शेर शाह सूरी भी रहता है, और इनके बचपन का नाम फारिद खान होता है, ठीक है, फारिद खान। ये 1540 से लेकर 1545 तक इनका राइन चलता है, ठीक है। एंड इन्होंने ही काबुलियत और पट्टा, ये इसका वो किया रहता है, मतलब जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो शेरशाह सूरी हैं, ठीक है। अब ये आ गया है तो हम जान ही लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में पूरी बातें, ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था सासाराम में, जो कि बिहार में है। उनके दादाजी का नाम हसन सूरी था, और उनकी, आई एम सो सॉरी, ये बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे चला गया है,
इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, चंदेली। ऑलराइट, विल कम टू दिस पॉइंट। हसन सूरी उनके दादाजी का नाम था, इब्राहिम सूरी उनके पापा का नाम था। हसन सूरी क्या करते थे? घोड़ों की ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। तब के जमाने में घोड़े ही थे यातायात का साधन, वॉर का साधन, ठीक है, राइडिंग का साधन। सो हॉर्स बहुत बहुत बहुमूल्य था। तो तभी मतलब ये लोग बहुत पैसे वाले थे। इब्राहिम सूरी वहां के जागीरदार थे, ठीक है, जो जमींदार होते हैं ना वो थे। हुआ क्या कि 1486 में 1486 में देखिए कहीं कहीं ना 1472 भी लिखा रहता है, पर बहुत सारे बुक्स मानते हैं 1486। ओके, 1486 में इनका जन्म हुआ था, शेरशाह सूरी का। और जब ये 14 साल के थे तब ये कहाँ गए थे? जौनपुर, जो कि अभी यूपी में है ना। सो जौनपुर तब का एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। जब वो जौनपुर गए तो वहां पे जौनपुर में जाकर के उन्होंने तालीम हासिल की, ठीक है। उन्होंने अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस दोनों पे मतलब पढ़ाई किया, सीखा उसे। 3 साल तक वहां पढ़ाई की। 3 साल की पढ़ाई के बाद ये वापस सासाराम आए। जब सासाराम आए तो बाप और बेटे में जो इब्राहिम सूरी था और ये फरीद खान था, ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी मोड़ी मतलब दूरियां थी, ठीक है। बट जब वो आया तो हुआ क्या कि एक जमाल खान था वहां पे, जो कि उसके पापा का मास्टर था और जो ये शेरशाह सूरी का भी मास्टर था। तो वो किसी भी चीज में ऐसे सटीक मतलब तरीके बताता था कि जमाल बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इम्प्रेस होने के बाद उसने जाके इब्राहिम सूरी उसके पिता को बताया, तो इब्राहिम सूरी भी इम्प्रेस हो गया। अब बोला कि भैया पढ़ लिख के तो आ गया बेटा, चलो अब जो भी मैनेजरियल कामें हैं तुम संभालो। तो वो अपने बेटे को काम सौंप देता है कि अब चलो करो। तो इतने में क्या होता है कि इब्राहिम सूरी की 4 बीवियां रहती हैं। पहले सबसे बड़ी वाली बीवी जो होती है उससे रहता है ये शेरशाह सूरी, ठीक है। तो बाकी के भी बच्चे रहते हैं और भी बेगमों से बच्चे रहते हैं। तो होता क्या है कि इन लोग में थोड़ा वो आ जाता है कि नहीं ये बड़ा बेटा है, अब इसी को सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। सो ये बहुत ज्यादा रहता है। बट ऐसे होते होते 1520 में इब्राहिम सूरी की मौत हो जाती है। जब इब्राहिम सूरी की मौत होती है तो सारा कारोबार पूरा संभालता है शेरशाह सूरी। संभालते संभालते घर में सुनने को मिलता था कि जागीर को बांटो, प्रॉपर्टी डिवाइड करो, हमें अपना प्रॉपर्टी चाहिए, हम नहीं चाहते कि तुम ही सिर्फ यहाँ पे शासन करो। सो वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी और मैं अब जा रहा हूँ। तो वो वापस चला जाता है, मतलब वापस कहाँ जाता है? साउथ बिहार जाता है। साउथ बिहार में किसका कंट्रोल रहता है? कौन कंट्रोल करते रहता है साउथ बिहार को? बाहर खान लोहानी। कौन? बाहर खान लोहानी जाके इसके सेना में मिल जाता है और बहुत ही खास आदमी बन जाता है बाहर खान लोहानी का। होता क्या है कि एक दिन ये लोग शिकार पे जाते हैं। जब शिकार पे जाते हैं तो बगल में एक मतलब शेर आ जाता है। शेरशाह सूरी जो था इतना मतलब उसका दिमाग बहुत तेज था, उसने एक हाथ से, माना जाता है कि उसने एक हाथ से शेर को मार दिया। वहीं से उसको नाम दे दिया गया शेर खान। ये शाह सूरी जो आगे शेर लगा है ना, इसी से लगा है, तो उसे शेर खान बुलाने लगे। अब बाहर खान लोहानी भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। अब बोला क्या कि आ, अब तुम मतलब तुम इतने ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वे से स्किल्ड हो, तुम इन सब चीजों का भार संभालो, मैं हूं यहाँ पे, बट तुम अब सब कुछ संभालो और मेरे बेटे को भी ट्रेन करो। जलाल खान बाहर खान लोहानी का बेटा था। जलाल खान बाहर खान लोहानी का बेटा था। उसने शेरशाह सूरी को बोला कि अब मेरे बेटे को ट्रेन करो और बाकी सब कुछ संभालो तुम, ठीक है। बढ़िया, वो भी चल रहा था। चलो 1526 आया। 1526 में क्या हुआ? बैटल ऑफ पानीपत। तब किसका शासन था दिल्ली वगैरह में? लोधी का। तो ये सब लोधी के अंडर थे, इब्राहिम लोधी।
जैसे ही 1526 में लोधी और बाबर के बीच में जो पानीपत में बैटल होता है और लोधी हारता है, जैसे इन लोगों को खबर लगता है कि लोधी हार गया, बहार खान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और अपने आप को क्या बोलता है? सुल्तान मोहम्मद। क्या बोलता है? सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, बट 1528 में इसकी भी मौत हो जाती है। फिर होता क्या है कि आप लोगों को तो पता ही होगा, 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा 1527 में, बैटल ऑफ चंदेली 1528 में और बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। इसमें कौन कौन ने फाइट किया था? अफगान और बाबर ने। ठीक है, अफगान और बाबर में, बाबर दोनों, मतलब अफगान वर्सेस बाबर। एक तरफ शेरशाह सूरी, बाबर। किसने जीता? बाबर ने जीता। ठीक है, बट वक्त का पहिया पलटने में वक्त नहीं लगा, बस पलट ही गया। 1930 में बाबर की हो गई मृत्यु। ठीक है, अब जब बाबर की मृत्यु हो गई तो हुआ क्या कि अब तो शेरशाह सूरी ही सहारा देखेगा। तो कुछ वहां के नोबल्स थे, यानी कि लोहानी के नोबल्स थे, लोहानी नोबल्स यानी कि छोटे छोटे जो मिनिस्टर्स डिवाइडेड थे ना किंगडम में, तो उन्होंने बोला कि अरे सब तो अब शेरशाह सूरी के हाथ में चला जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, हम इसको नहीं लेने देंगे। एंड उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई उसके अगेंस्ट। बट शेरशाह सूरी तो पहले से ही, मतलब भैया उसका दिमाग तो बहुत तेज, तो उसने क्या किया कि उसने पहले से ही चारों तरफ जासूस फैला रखे थे। अब एक पत्ता भी हिलता तो वो आके बताता कि नहीं यहाँ पे ये हुआ है। तब भैया कुछ नहीं, शेरशाह सूरी ने बोला अब मैं एक एक को मारूंगा, तो उसने एक एक को मारा और जो बचे हुए थे डर से भाग गए बंगाल। तभी बंगाल का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, जिसके साथ 1934 में बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुआ। सॉरी यहाँ पे जे लिखा हुआ है, एच होगा, सूरजगढ़। सो ये स्पेलिंग शायद गलत है, कोई नहीं, सूरजगढ़। 1934 में बैटल ऑफ सूरजगढ़ हुआ, ओके, जिसमें कौन हारा? मोहम्मद शाह। जीता कौन? शेरशाह सूरी। अब जब हार गया तो शेरशाह सूरी ने बोला कि तुम मुझे हर एक साल 13 लाख रुपए दोगे। ठीक है, तुम मुझे हर एक साल 13 लाख रुपए दोगे। तो बोलता है ठीक है, दिया उसने, 3 से 4 साल तक तो दिया, बट 1537 में फिर उसने देने से मना कर दिया। फिर से अटैक किया शेरशाह सूरी ने, फिर उसने पैसे देने शुरू किए। अब हुमायूं इधर बिजी था मेवाड़, राजस्थान, गुजरात को कॉन्कर करने में, और शेरशाह सूरी ने पूरे वर्चस्व बिहार, बंगाल, असम पूरे में फैला दिया था। इतने में हुमायूं प्लान करने के लिए, थोड़ा बैठक बैठक करने के लिए बंगाल जाता है। बंगाल जाता है, वहां पे बहुत लोगों को बुलाता है, बात करता है कि नहीं कैसे हराना है। बट जब वापसी हो रहा था, तब क्या करता है शेरशाह सूरी? चारों तरफ से रास्ता बंद कर देता है। फिर होता है बैटल ऑफ चौसा। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। जो हुमायूं थोड़ा इतना एफिशिएंट रूलर नहीं था बाबर की तरह। ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी में फाइट होता है। जीतता कौन है? शेरशाह। उसके बाद ये फिर से एक बैटल होता है, बैटल ऑफ कन्नौज। फिर से हुमायूं हारता है, शेरशाह जीतता है। फिर हुमायूं भाग जाता है कश्मीर, कश्मीर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर पर्सिया चला जाता है और वहां पे जाके एक रिफ्यूजी टाइप से रहता है। सोचो, यहीं पे शुरुआत होता है सेकेंड अफगान एम्पायर, जिसको हम बोलते हैं सूरी एम्पायर, जो आगरा, दिल्ली, संभल, लाहौर पूरा पूरा होता है। सूरी एम्पायर, आगरा, दिल्ली, संभल, लाहौर। अब क्या था? अब तो अपना वर्चस्व फैल ही गया था, अब एक्सपेंशन के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन भी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि झेलम नदी के पार जो शहर है, ठीक है, वहां पे क्या किया? एक फोर्ट बना दिया बड़ा सा, जिसको रोहतासगढ़ कहते हैं।
और शेरशाह सूरी ने क्या किया कि 50,000 अफगान सोल्जर्स वहां पे छोड़ दिए, बंगाल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक शकदार रख दिया जो कि मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ताकि वहां पे किसी का इन्वेजन ना हो पाए। हुआ क्या, सब तो मतलब धीरे 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 सारा जगह ये कैप्चर करते गया, पर 1545 में, सॉरी मैं, हाँ 1545 में कलिंजर फोर्ट जब ये कैप्चर करने गया तो इतना आसान नहीं था इस फोर्ट को कैप्चर करना। 7 महीने उस फोर्ट के आगे ये बिताया, लास्ट में कुछ नहीं हो पाया तो बोला कि नहीं, अब हमें वेपन्स का सहारा लेना होगा और हम वेपन्स के थ्रू ही इसको जीतेंगे। होना क्या था, इसके बाद वेपन स्टार्ट हुआ, गोला बारूद गया, फिका इधर आया और इन्हीं के पास आके एक गन पाउडर फट गया, बस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए ये और खत्म हो गए यहीं पे। मतलब ये सूरी एम्पायर नहीं, मतलब शेरशाह सूरी खत्म हो गए। फिर भी 1554 तक तो चला कुछ कुछ, मतलब बहुत धीरे धीरे 1544 तक, 1554 सॉरी 1554 तक चला इनका राइन। इनके बाद मतलब इनके जो भी थे, इनकी एक बेगम थी, जो भी इनके बेटे वगैरह थे, तो 1554 तक चला। उसके बाद हुमायूं फिर से आ गया और फिर से अपना वर्चस्व फैला दिया। यही था इंसान जिसने रुपया और पैसा टंका को हटा करके इंट्रोड्यूस किया था। जो कस्टम ड्यूटी है ना, इसी ने सबसे पहले लाया था, जो कि आज भी फॉलो हो रहा है। और हाँ, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है यहाँ का। 7th, which of the following ambassadors of Queen Elizabeth visited Akbar's court to obtain a फरमान for trade in Gujarat? So इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C, जॉन मिंडलहॉल। Okay. Shivaji had formed a council of 8 ministers that administered the Maratha Empire. The council was named as, so इस council का क्या नाम था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान was a council of 8 ministers that administered the Maratha Empire. ठीक है, ये कब हुआ था? 1674 में बनाया गया था। शिवाजी महाराज ने बनाया था 1674 में। ओके, इसमें 8 मेंबर्स थे, अष्ट का मतलब 8 होता है। इनका असली नाम क्या था? शिवाजी भोसले। चलो कुछ पढ़ ही लेते हैं इनके बारे में, है ना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप था ना इनका, इसकी वजह से इनको छत्रपति का टाइटल मिला था। इन्होंने बहुत कम वॉर्स हारे हैं, ठीक है, क्योंकि वो गलतियों को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब गलतियों को देख लेते थे और भाप लेते थे। इनफैक्ट his son छत्रपति संभाजी महाराज took part in 121 wars and never lost a single of them. ये माने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन नेवी, क्योंकि यही पहले थे जिन्होंने रियलाइज किया कि क्या इंपॉर्टेंस है नावल फोर्स का। ओके, जो 8 ऑफिशियल्स थे उनका नाम है यहाँ पे। इनमें से जो अमत्या ये चार्ज ऑफ फिनांस, ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा 8 ऑफिशियल्स में कौन से ऐसे थे जो चार्ज ऑफ फिनांस संभालते थे, तो ये अमत्या होगा। ओके, और ठीक है, जो भी यूरोपियन पावर्स थे वो पोर्टुगीज से लाया था छत्रपति शिवाजी ने। मराठा किंगडम कब फाउंड हुआ था? औरंगजेब के वक्त, 17th सेंचुरी में। एंड द भक्ति संत हु इन्फ्लुएंस शिवाजी टू फाइट फॉर पॉलिटिकल पावर कौन थे? रामदास। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है दशबोध। ये एक स्पिरिचुअल गुरु थे। 1674 में he was coronated at a place which became its capital, रायगढ़। शिवाजी को फोर्स किया गया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करने के लिए 1665 में। ओके, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। पंडित राव वॉज द मिनिस्टर ऑफ कंसर्न विद चैरिटीज एंड रिलीजियस अफेयर्स। पंडित राव देखा है यहाँ पे आपको, ये चैरिटी अफेयर्स कौन देख रहा था? पंडित राव। अफजल खान वॉज द मोस्ट पावरफुल, ये इंसान आया था साउथ से। ओके,
मारने के लिए, और ये बहमनी समाज से बिलोंग करता था। अफजल खान क्वेश्चन पूछता है किस समाज से बिलोंग करता है, तो ये बहमनी समाज से बिलोंग करता है अफजल खान। ये बीजापुर से आया था शिवाजी को मारने के लिए, बट इसको क्या पता था कि शिवाजी कितने चालाक हैं। ठीक है। गोल गुंबज कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल गुंबज कहाँ पे है और किसका मौजोलियम है। सो ये बीजापुर में है, आदिल शाह का मौजोलियम है। इसका आर्किटेक्ट कौन था ये भी पूछता है, आर्किटेक्ट याकुत ऑफ दाबुल, याकुत ऑफ दाबुल। ठीक है। हाँ चलो अब साउथ पहुंच गए तो विजयनगर के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैप में विजयनगर सल्तनत है और ये है बहमानी सल्तनत, बहमनी सल्तनत। देखिए ये कितना यूनिफिकेशन है विजयनगर में, है ना। बट यही अगर हम नॉर्थ में चले जाएं सो इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स। विजयनगर और डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सल्तनत में 5 सुल्तान थे। विजयनगर के सबसे एफिशिएंट राजा कौन थे, कृष्णदेव राया, जिन्होंने कब से कब तक राइम उनका था 1509 से 1528। यहाँ पे बहुत सारे एज थे, आपको पता है संगम एज में, संगम एज, चेरास, पांड्यास, चोलास, ये सारे बहुत 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 ही शानदार एम्पायर्स थे। विजयनगर एम्पायर 1336 में फॉर्म हुआ। इनको किसने फॉर्म किया था, हरिहर और बुक्का। विजयनगर एम्पायर 1336 में फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया, हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे। बट सब कुछ बदल गया बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको हम बनीहट्टी युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी टांगड़ी युद्ध भी कहते हैं। यहाँ पे विजयनगर में 4 डायनेस्टीज थे, संगम, सालुवा, तुलुवा, अराविडु। ओके, क्या क्या थे, संगम, सालुवा, तुलुवा, अराविडु। बहमनी सल्तनत कब फॉर्म हुआ, 1347। याद रखना विजयनगर 1336 में फॉर्म हुआ, 1347 में बहमनी सल्तनत फॉर्म हुआ। ओके, बहमनी सल्तनत को फॉर्म करने वाले कौन थे, सो फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वाज अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, इनको और क्या बोलते हैं, हसन गांगू। बहमनी किंगडम का फॉर्मेशन हुआ 1347 में, अलाउद्दीन बहमन शाह ने फॉर्म किया। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारे जो कृष्णदेव थे, इन्होंने बहुत एम्पायर, मतलब बहमनी एम्पायर को हराया। जब बहमनी एम्पायर को हराया, जब पूरा ये देखिए, ये पूरा बहमनी एम्पायर, ये ग्रीन वाला है ना, ये बहमनी एम्पायर है। पर जब कृष्णदेव राय ने इनको हराया तब ये क्या हुए कि ये बट गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। 5 यहाँ पे मैंने लिखा है 5 स्टेट्स में 1518 में डिवाइड हो गए। ठीक है, और कलेक्टिवली इनको डेक्कन सल्तनत कहा जाता था, बट अलग अलग, अहमदनगर, गोलकोंडा जो कि हैदराबाद है अभी, बिदार, बेरार और बीजापुर। अभी मैंने आपको बताया ना बीजापुर से कौन आया था, ये अफजल खान। तो ये 5 स्टेट्स में बट गए। अब जब 5 स्टेट्स में बट गए तो कृष्णदेव राय का जो कृष्णदेव राय थे उनका डेथ हो गया 1529 में। तो उनको उनके छोटे भाई अच्युत राय ने उन्हें मतलब भार संभाला सब कुछ। क्योंकि देखो विजयनगर एम्पायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एम्पायर था, बहुत ही ज्यादा, मतलब इनके जो फॉरेन रिलेशंस भी थे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। इरिगेशन सिस्टम देखा जाए तो बहुत 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 ही ज्यादा शानदार थे, मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं थी एज कंपेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में तो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट्स थे। बट जब कृष्णदेव राय गए, इसके बाद जब अच्युत राय आए, उन्होंने संभाला। फिर अच्युत राय के बाद वेंकटा राय आए, वेंकटा राय के बेटे थे सदाशिव राय, उन्होंने भार संभाला। जब सदाशिव राय आए तो ये कुछ ज्यादा एफिशिएंट रूलर नहीं थे और ये बहुत दयालु थे, मतलब बस नाम के राजा थे। पावर सारा राम राया के, जो कि मिनिस्टर था, बहुत सारे मिनिस्टर्स के हाथों में थे, जिनमें से एक राम राया भी था। अब राम राया क्या था, ये दोगला इंसान था, इधर भी अच्छा बनता था उधर भी अच्छा बनता था। होता क्या था कि ये अपने यहाँ भी रहता था और सारे सुल्तानों के यहाँ भी जाता था और सबको अच्छा अच्छा कह के इसके घर गया उसके घर गया और
मतलब ये समझता था कि वो भी अच्छे हम भी अच्छे, अब ये अटैक वटैक कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से रह रहे हैं बस। इसमें ये नहीं था कि नहीं ये लोग इन्वेड कर रहे हैं हमको तो हम कुछ करें, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन वो था, वो चाहते थे कि ये विजयनगर एम्पायर खत्म हो, वो चाहते थे कि उनका पूरा वर्चस्व पूरे भारत में फैले। पर राम राया सोच रहा था कि नहीं, जब तक हम उनके साथ अच्छे रहेंगे वो हमारे साथ अच्छे रहेंगे। ये मतलब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। फिर ऐसे होते होते 1563 में क्या हुआ कि सुल्तान वगैरह सोचने लगे कि यार ये ऐसा क्यों करता है, ये हमें मूर्ख बनाता है, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो ये लोग पूरे मतलब सारे सुल्तान एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ये लोग मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। और 1565 23 जनवरी, कई बुक्स में 25 जनवरी भी लिखा है पर 23 जनवरी को माना जाता है, ठीक है। 23 जनवरी 1565 को अटैक हुआ, पर इससे भी पहले बहुत सारे अटैक हुए थे, बहुत सारे अटैक हुए थे। जैसे 29 दिसंबर 1564 को पहला अटैक हुआ था, उसके बाद छोटे मोटे अटैक हो रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, हार गए जो दिल्ली सल्तनत के मतलब एक टुकड़ी थी, ठीक है, हार गई। तभी उसके बाद ही जाके इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, हमें मिल के वॉर करना है। काफी छोटी छोटी युद्ध होती रही, सब में ये मुस्लिम्स हार गए और इधर पूरा हिंदू था विजयनगर। तो इन्होंने बस सोचा कि अब उसको हम छल से मारेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये मतलब विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा है, हम इसको छल से मारेंगे। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि चलो, ये लोग एक संदेश लिखते हैं, एक मैसेज लिखते हैं और उनके राज दरबार में पहुंचाते हैं। उस मैसेज में ये रहता है कि अभी के लिए हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं और हम कुछ नहीं अटैक करेंगे आप लोग पे, ठीक है। बट वो गलत मैसेज था। राम राया मान गया, उसे लगा कि अब कोई अटैक वटैक नहीं होगा। अचानक से 23 जनवरी 1565 पे अटैक होता है। कहाँ पे, राक्षसी और टांगड़ी जो गांव है वहीं पे। अब अटैक जब होता है तो धीरे 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 मतलब जब खत्म होने वाला रहता है वॉर, तो लगता है कि नहीं अब तो ये जो डेक्कन सल्तनत थे वही हारेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें से मतलब जो विजयनगर एम्पायर में जो दो गिलानी ब्रदर्स होते हैं, ठीक है, तो वो गिलानी ब्रदर्स के साथ पहले ही डील हुआ रहता है ये डेक्कन सल्तनत का कि भाई तुम हमारी तरफ रहना और जैसे ही हम वॉर हारने वाले होंगे हम इशारा करेंगे तुम्हारी तरफ तो पलट जाना। ये सबसे बड़ी गलती थी। राम राया को पहले ही वॉर अटैक कर देना चाहिए था जब वो मैसेज मिला, पर ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे और इस वक्त सदाशिव राय जो है, सदाशिव राय की उम्र 70 साल होगी, 70 साल लगभग, सब बूढ़े थे, सोचो। तो ये गिलानी ब्रदर्स ने क्या किया, पलट के वॉर कर दिया अपने ही एम्पायर पे, ठीक है। तो आपको पता है गिलानी ब्रदर्स कौन थे? मैंने एक जगह पढ़ा है, एक कहानी है और पता नहीं कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। सदाशिव राय जो थे मतलब दो बच्चों को ले आए थे और जो दो मुसलमान बच्चे थे, और उन्होंने यहाँ तक किया था कि उन्होंने अपने आंगन में एक मॉस्क बना दिया था ताकि वो अपने धर्म को अपना सके, दो बच्चे जान सके कि उनके धर्म में क्या होता है। और लास्ट में उन्हीं दो बच्चों ने इनको इस तरीके से चीट किया, ठीक है। और हाँ, फाइट होने के बाद भी विजयनगर एम्पायर तो बहुत बड़ा था। 3 दिन तक इन लोगों ने आराम किया और 3 दिन तक तो बहुत लूट मची। फिर 3 दिन बाद जब गए अंदर, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के विजयनगर में जो भी प्रजा रहती थी वो लोग नहीं मान रहे थे, क्योंकि पिछले 200 सालों से किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, अब क्या बिगाड़ेगा, ये था बात। तो बस लास्ट में तो पता चली गया, क्योंकि जो सदाशिव राय थे उनका सर धड़ से अलग कर दिया था और भाले में लेके घूम रहे थे सब। राम राया को बंदी बना लिया गया था। उसके बाद ये लोग मतलब विजयनगर के अंदर जाकर के पूरा लूट मचाए और मतलब अ, सबको मारा, मतलब बलात्कार, लूट मार, आग लगा दिया गया, इस तरीके से हुआ। और यहीं पे होता है खात्मा विजयनगर एम्पायर का। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।